प्रेम करता हूं मैं अपने देश से। मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ। जो अपने देश से प्रेम करेगा देश की संपत्ति पर आग लगाएगा। ये ध्यान रखना पड़ेगा जंजी के बीच में झांझी ना आ जाए। झांझी कौन है? जंजीस के बीच में झांझी ना आ जाए। झांझी ना। ये झांझी कौन है? झांझी हुए हैं जो आगजनी करते हैं। जैनजी कभी आगजनी नहीं करते। जाति से हमारा शोषण हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं शुद्ध हिंदू को ना अपने आप को गर्व महसूस करो। हम जाति नहीं मानते। वो कहते हैं ना जाति है कि जाति नहीं। तो ये आदमी जब पैदा हो रहा है, एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसकी जाति पर, उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जा रहा है, तुम इसे जाति के। वो भी कैसा हिंदू? शुद्ध हिंदू। शुद्ध हिंदू मतलब? नहीं, शुद्ध हिंदू और हिंदू मतलब? हाँ, ये ये बता दो आप। शुद्ध हिंदू मतलब हाँ। जो नसार जाति को नहीं मानता। हम दो हमारे दो, ये था ना। अब क्या कह रही है? जिसकी जितनी जनता भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ, है ना? हाँ। पहले तो कह रहे हो छोटा परिवार बनाओ, अब कह रहे हो बड़ा करो। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को सरकारी नौकरी दो। उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी सुविधा दो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अंग्रेजों ने कहा ऐसे नहीं चलेगा काम, इनका नाश करना है तो इनके ग्रंथों में वो करो, फिर बदल करो। जैसे भगवान वाल्मीकि जी की रामायण है, जो उत्तरकांड है, ये मिलाया गया है अंग्रेजों द्वारा। आज हमने हिंद किसान मजदूर समिति के कार्यक्रम को जब कवर किया, हमने सोचा कि शायद किसानों के आय, फसल, उनके बीमा की बात होगी। हमने सोचा कि शायद ये बात होगी कि इस पार्टी को वोट मत दो, उस पार्टी को वोट मत दो। लेकिन हुआ कुछ और। हुआ कुछ ऐसा जहां पर लोग सोचना भी नहीं चाहते, या शायद वो विषय बहुत ही गंभीर है लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बात कर भी रहे हैं तो छुप छुप के बात कर रहे हैं। आज हिंद किसान मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन जी, जो कि क्रांति गुरु के नाम से जाने जाते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। आपके जब हम स्टेटमेंट सुन रहे थे तो वो बिल्कुल आप मतलब अलग बात आप कर रहे थे। लोग कहते हैं कि फसल को कैसे हम बड़ा करें। जब किसान की बात आती है या किसानों का जिक्र होता है तो सब लोग यही बोलते हैं कि भाई फसल को कैसे हम डबल कर सकते हैं, कैसे हम मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, या कोई कभी बाढ़ आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई आपदा आ जाए तो हम उसका मुआवजा कैसे ले सकते हैं। आपने इसकी बात ही नहीं करी। फसल से पहले नस्ल है। फसल भी नस्ल के लिए की जाती है। अगर मजदूर किसानों की नस्ल नशे में डूब रही है या उनको डुबाने की साजिश चल रही है, जाति के जहर उनके अंदर भरने का प्रयास कर रहा, साजिश चल रही है, तो उस फसल का कोई लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है। मुख्य है कि मजदूर किसानों की नस्ल वो मजबूत हो, वो नशे से ना डूबे, नशे से बाहर निकले, नशे से बचे और जाति के जहर से बचे। देखा होगा गाँव में आजकल, गांव में खाने का नशा, सूंघने का नशा, पीने का नशा, सूखा नशा, गीला नशा, ये फैल रहा है। इसमें हमारे युवा फंस रहे हैं। अगर हमारे युवा इस तरह फंसते गए तो जमीन लोगों की बिक गई है। नशे के कारण जमीन बिक गई है। जमीनें बिकने की वजह क्या सिर्फ और सिर्फ नशा है? मुख्य तो कोई मनुष्य मजबूरी में जमीन बेच रहा है किसी आर्थिक समस्या से, वो बात अलग है। लेकिन कोई नशे के कारण जमीन बेच रहा है, वो खतरनाक है। तो नशे के कारण जमीन बेचने वाले बहुत हैं गांव में। इसलिए हमारा अभियान यह है कि जब जमीन बिक जाएगी फसल कहाँ पैदा करोगे? जब जमीन रहेगी तभी तो फसल पैदा करोगे। और जमीन बचाने के लिए नस्ल बचाना जरूरी है। और नस्ल पे खतरा किसका है? नशे का और जाति के जहर का। यही नशे की बात तो समझ में आ गई कि नशा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो जो है कल के डेट में नशा करने के लिए जमीनें बेच सकता है। जाति से आपका फसल का क्या संबंध है? जैसे समस्या होती किसानों की, जैसे इससे में हम जो है हरिद्वार क्षेत्र में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड को बने हुए 24 साल 10 महीने 18वां दिन है आज। उत्तराखंड को बहुत प्रिसाइजली याद किया हुआ है आपने। हाँ, आज 18वां दिन है। तटबंधों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? आवारा पशु, जंगली पशुओं का आतंक की समस्या का निदान क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? भ्रष्ट राजनीति समझती है कि जब चुनाव आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, नशा बांटेंगे,
जाति का जाल फेंकेंगे, हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर गद्दे मिल जाएंगे, ये समस्याएं दूर। अगर हमारा युवा, हमारी नस्ल नशे और जाति से हट जाए तो ये भ्रष्ट राजनीति हमें फंसाने का प्रयास नहीं करेगी। राजनीति श्रेष्ठ होगी। ये केवल एक साल में इनको करना मजबूरी हो जाएगा कि हम तटबंधों की या किसानों की समस्या समाधान हो जाए। आपने कहा कि जब चुनाव आता है तो जाति का कार्ड फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं। दूसरी तरफ आपने बोल दिया भाई नशा बेचते हैं, चलो बोतलें देना शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि कौन करता है? मतलब आप सबको बोल रहे हैं या किसी एक को बोल रहे हैं? जो भ्रष्ट राजनीति है। अरे भ्रष्ट राजनीति में तो राजनीति में कौन से भ्रष्ट है, कौन सा भ्रष्ट है, कौन सा भ्रष्ट नहीं है? नहीं देखना, अब हम मतलब आपने कुछ पैरामीटर तो सेट किया होगा कि हाँ ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट नहीं है। नहीं, हमने तो जमीनी हकीकतों देखा ना। जब भी चुनाव होते हैं तो वहां शराब बढ़ती गाँव में। हम तो ग्रामीण स्तर से काम कर रहे हैं। हमने गाँव में जा के रात बिता के युवाओं को नशे और जाति के खतरे के प्रति जागरूक किया है। तो गांव में देखा जब भी चुनाव आते थे कि थैलियां बट रही हैं, घर घर थैलियां दी जा रही हैं और जाति का जाल फेंका जा रहा है, तो इस जाति का, तो उस जाति का। अब ये राजनीति का स्तर तो हर जगह हो रहा है। ये तो हर कोई कह रहा है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। लेकिन चलो जिम्मेदारी है, लेकिन नशा और जाति का तो मत जहर पैदा करो। तो जाति के आधार पर ही तो भागीदारी है। अब एक बात सुनो, हर कोई तो जाति को लेकर के बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि यादव प्लस मुस्लिम, कोई कह रहा है ये प्लस ये प्लस वो, यही तो चल रहा है। यही तो जागरूक करना चाहते हैं युवाओं को। आज से 30 साल पहले क्या नारा था? छोटा परिवार सुखी परिवार। ये तो था। 2 बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये था ना। अब क्या कह रही है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। है ना। पहले तो कह रहे हो छोटा परिवार बनाओ, अब कह रहे हो बड़ा करो। आयुष्मान कार्ड भी 6 का बनता है आसानी से। 2 है ना तो 3, माँ पिता और बच्चे 1 बच्चा, उसका आयुष्मान कार्ड भी जल्दी नहीं बनता। तो ये हम लोगों को ये भ्रष्ट राजनीति फंसाती है। नहीं, आपने बोला कि वो 2 या 3 है तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनता, मतलब मुश्किल से बनता है। जैसे कैसे, क्यों? जैसे माना 3 बड़ी दिक्कत होती है, उसमें जांच पूछ ज्यादा होती है, और जिसकी 6 है उसका आसानी से बन जाता है। तो फिर हमें क्यों समझाया गया ये कि 2 बच्चे अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार? नहीं, मतलब जो छोटा परिवार है, जिसका छोटा परिवार है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनता आसानी से, मुश्किल से। ऐसा क्यों? यही तो भ्रष्ट नीति है। ये तो भ्रष्ट नीति है। 6 जो जने हैं उनका आसानी से बन जाता है। आजकल देख लो, ग्रामीण क्षेत्र में देखो, हम पूछते हैं तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया? उन्होंने कहा जी हम 3 जने हैं, हमारा बनने में दिक्कत है। तो 3 जने बनने में क्या दिक्कत है? फिर तो आसानी है। उनका है समस्या की वो थोड़ा दिक्कत होती है। आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं। आप कुछ बातें मुझे लग रहा है आप इशारों में कर रहे हैं। मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्पष्ट रूप से बात करके चीजें जो है लोगों को क्रिस्टल क्लियर दिखाएं और बताएं। मूल उद्देश्य, आपने कहा कि छोटा परिवार है, जिसके घर में 2 बच्चे हैं उनका बनेगा नहीं, जिनके घर में 6 बच्चे हैं उनका बन जाएगा। देखो नहीं, ये तो जमीन, अगर आप पूछें गांव जाके पूछें कि भाई तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया आसानी से, तो कहेंगे नहीं अभी, जिनके छोटा परिवार है कि नहीं अभी नहीं बन पाया। मैंने किनका बना? नुका जिनके ज्यादा 6 हैं, 6 का आसानी से बन जाता है। तो ये सारी बातें जब हम युवाओं को बताते हैं में कि नेताओं की चाल क्या है, जो भ्रष्ट राजनीति है। पहले तो हमारे दिमाग में बिठाया 2 बच्चे सबसे अच्छे, हम 2 हमारे 2। अब क्यों कह रहे हैं ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से? तो दिमाग में किसने बिठाया हम 2 हमारे 2? बिठाया किसने? राजनीति ने। किस राजनीति ने? किस भ्रष्ट राजनीति ने। भ्रष्ट सर, मैं कह रहा हूँ किस पार्टी ने बिठाया? किसी पार्टी की सरकार रही होगी तभी ये नारा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस पार्टी की सरकार थी कि नारा ये था कि हम 2 हमारे 2? आज से 30 साल पहले जो पार्टी थी, इसके पहले पार्टी कांग्रेस थी। हाँ वही पार्टी। तो पार्टी कांग्रेस ने कहा हम 2 हमारे 2, ये फैला पूरा हम 2 हमारे 2 पहला। हाँ। और अभी जिसकी जितनी हिस्सेदारी की जो बात हो रही है ना, संख्या भारी की बात हो रही है, ये कौन फैला रहा है? भाजपा। ये तो सारे फैला रहे हैं। सारे फैला रहे हैं। हाँ, जो विपक्ष है चाहे पक्ष हो, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो बेवकूफ किसका बना? आम जनता का। नहीं, उसमें गलत क्या है? अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, खासतौर पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भाई जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाएगी, है ना। जातिगत जनगणना की बात होने लगी, तो राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। चलो जिसकी जितनी हिस्सेदारी चलो हो गई, एक बात हो गई ना, यही स्थायी रहे फिर
ये ना रहे फिर कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ये आदमी कंफ्यूज नहीं होता इससे कि बच्चा पैदा करे कि ना करे? तो फिर हाँ। अब ये हिस्सेदारी मतलब क्या है, इसमें होड़ नहीं मचेगी, ज्यादा बच्चे हों, ये समस्या पैदा नहीं होगी, जनसंख्या विस्फोट नहीं। एक तरफा हमें रखें ना, जो मजदूर किसान है उन्हें एक तरफा रखें, छोटा परिवार सुखी परिवार देश के लिए लाभकारी है, हमें बताओ ये लाभकारी, ठीक है हम वो मानेंगे, या ये बताओ जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी उसके हिस्सेदारी, या हमें उसमें रखो, एक में तो रखो हमको। मतलब आपके हिसाब से दोनों पार्टियों में से कोई पार्टी बेहतर नहीं है फिर तो? देख लो आजकल, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई दोनों पार्टियां मतलब सेम हो गई। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टता हमें मिलती नहीं, दिखती नहीं। तो मान लीजिए जब सरकारों ने, नेताओं ने ये तय कर दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब आपको हिस्सेदारी उतनी करनी है या उतनी लीडरशिप चाहिए तो संख्या तो बढ़ाना पड़ेगा, फिर तो आपका नारा और आपका कर्म भी वहीं पर फेल हो जाता है। पॉइंट समझिए, जब आप ये कह रहे हैं कि जातियों मत बंटो, दूसरी तरफ नारा यह है कि जिस जाति में संख्या ज्यादा रहेगी उस जाति को नेतृत्व मिलेगा अलग तरीके से। ये खतरनाक है, वो खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो अगर ये मन में बैठ गया सबके कि मेरी जाति की संख्या कम है और कहा हिस्सेदारी मिलेगी, तो संख्या बढ़ाने की होड़ बढ़ जाएगी, होड़ बढ़ जाएगी ना। अब क्या कह रहे हैं सब लोग कि पीने का पानी 2% है, क्या होगा आगे फिर, जमीन कहाँ रह जाएगी। तो ये मामला खतरनाक मामला नहीं है। संख्या इस समय 140 करोड़ है, क्षेत्रफल हमारा कम है और संख्या बढ़ती रहे तो क्या सबको शिक्षा मिल जाएगी, सबको स्वास्थ्य मिल जाएगा, सबको मिल जाएगी सुविधाएं? कैसे मिलेंगी? अगर हमारे अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर मानवता है, अगर हम देश के बारे में सोचते हैं तो हो पाएगा सबके लिए। तो फिर तो आपको जातिगत व्यवस्था जो खराब हो रही है उस पर बात करने की बजाय आपको जनसंख्या नियंत्रण पे बात करनी चाहिए। हाँ, ये भी हमारी मांग है, जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये भी मांग। हाँ, जनसंख्या पर कठोर नियंत्रण कानून नहीं, कठोर नियंत्रण कानून होना चाहिए। लेकिन बात ये समझिए, आपको किसी पार्टी से उम्मीद है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कोई पार्टी सत्ता में रहे तो लागू करवा सकती है? हाँ, इसमें हमें जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जैसे उनके काम हैं, वो ये लगता है कि ये कर देंगे, अगर इनके सामने मांग रखी जाए तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2 बार तो लगातार उनकी जो 2 बार इसलिए बोला, तीसरी बार की अलग कहानी है। तीसरी बार तो ये जो कुर्सी टिकी हुई है कहीं कहीं सहयोग से टिकी हुई है, फेविक्विक से जोड़ा गया होगा। इसके पहले तो 2 बार फुल कुर्सी थी, कहीं तोड़ फोड़ नहीं थी, उस वक्त नहीं हो पाया, उस वक्त आराम से बैठ करके डिसीजन नहीं हो पाया इस मामले में, जनसंख्या नियंत्रण कानून के मामले में। अब कैसे हो जाएगा? अब ये देखो, ये माना कमरा है, हाँ जी, इसको ठीक करना है। अगर हम चाहें कि 1 मिनट में सारा कमरा एक साथ ठीक हो जाए, अब हम अरे 1 मिनट क्या, 10 साल कम लगते हैं आपको? नहीं, जैसे इतना अभी जो तीसरा टेन्योर चल रहा है उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तीसरे टेन्योर में तो मैं कह रहा हूं भाजपा के नेताओं के पास एक अच्छा तरीका नजर आ जाएगा, जो कह देंगे साफ साफ तौर पर कि हाँ जी हमारी सरकार थोड़ी सी टिकी हुई है अलग अलग पायों पे, तो चल नहीं पाएगी, दिक्कत है। लेकिन जो 2 बार मिला, 2 बार टेन्योर मिला, फुल मैंडेट मिला, 10 साल का कार्यकाल मिला, तो आपको नहीं लगता कि उनका भी इंटेंशन? उस समय हमको कम से कम सुरक्षा तो दी। जैसे हम दिल्ली जाने में डरते थे, पता नहीं कब कनॉट प्लेस में बम विस्फोट हो जाए, पता नहीं कहाँ बस में टिफिन मिल जाए, ट्रेन में बैठे हैं कहीं सूटकेस मिल जाए, इससे तो हमें आराम मिला कि हमें वो चीज़ से हमें मतलब सुरक्षा का माहौल तो पैदा किया। अब हम 2026 में 27 सितंबर तक यहाँ हरिद्वार में 1 लाख युवाओं का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, उस मांग को जबरदस्त तौर पे उठाया जाएगा। एक तो हमारी मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण का मतलब जरा समझा दीजिए आप। कि या तो प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो जाएं, केवल सरकारी स्कूल हो। कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद नहीं हो सकते, तो सरकारी बंद कर दो। नहीं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को ही सरकारी नौकरी मिले, सरकारी सुविधा मिले, चुनाव लड़ने का अधिकार मिले, या ये कर दो, ये शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, 1 नंबर। मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी नौकरी दो, उसी को सरकारी सुविधा दो, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार दो। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। एक जनसंख्या नियंत्रण पर कठोर कानून बने, ये हमारी मांग है। कठोर कानून का मतलब इसको भी जैसे आपने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण को बिल्कुल 2 पॉइंट में समझा दिया कि भाई आइदर दिस या मतलब ये या तो ये। मैं कह रहा हूं जनसंख्या नियंत्रण कानून, वो भी कठोर शब्द आपने इस्तेमाल किया।
जनसंख्या नियंत्रण कानून कठोर कैसे होगा, जरा बता दीजिए आप। कठोर कुछ ये तो है, आपके पास कठोर, मापदंड होंगे, हाँ। मापदंड बताइए आप। अगर माना सरकार ये नियम बनाती जिसके 2 बच्चे हैं, हाँ, तो उसको सरकार विशेष सुविधा दे, अच्छा, दो बच्चे उनको विशेष सुविधा दे, विशेष सुविधा दे, ठीक हो गया। उनको एक अलग सा मिले, महसूस हो उनको अलग से, ये 2 बच्चे ही हैं है, बस। हमने ये 2 बच्चे तो हमको विशेष सुविधा मिल रही है। विशेष सुविधा मतलब कौन सी विशेष सुविधा दे किसी तरह की सुविधा मिल जाए, या तो उनको ये हो कि जी महीने में तुम्हें इतना मिलेगा एक्स्ट्रा, या तुम्हारा तुम नौकरी कर रहे हो, तुमसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, कुछ ना कुछ विशेष सुविधाएं उनको मिले। ठीक, और जो कोई जिसके ज्यादा हो उनको ना मिले, उसको कुछ ना मिले कि कुछ नहीं, वो ना मिले, जो मेन सुविधा है, जो आम मेन सुविधा ना मिले। हाँ, मेन सुविधा। और वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार तो सबको होना चाहिए। वो तो कुछ लोगों ने बोला कि जब जनसंख्या, भाई मान लो जो सरकार की बात ना माने उसको वोट देने का अधिकार छीन लो, ऐसा भी है? नहीं, तो फिर अपराध हो जाएगा। हाँ, अपराध है, तो अपराध है ना, या सरकारी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं, मतलब जो कम छोटा परिवार है, उन्हें विशेष सुविधा दो, बस, क्योंकि क्रांतिकारियों के बलिदान से मिला है हमें देश ये। अगर हम वोट नहीं देते, हम तो ये मानते हैं कि वोट देना क्रांतिकारियों के चरणों में पुष्प अर्पित करना है। इसलिए माना तुम उस क्षेत्र से 500 किलोमीटर के अंदर में हो तो वोट देने जरूर जाओ। हम अपने सहयोगियों से ऐसा कहते हैं, वोट देने जरूर जाओ। वहाँ वोट देना ऐसा समझो ये पुण्य कार्य है, जरूर देना है वोट। नहीं, वोट देना तो पुण्य का कार्य हो गया। आपने कहा कि जिसके 10 बच्चे, मतलब 6 से अधिक, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उस पर क्या है, तो वो भी वोट देंगे। जिनके 2 बच्चे वो भी वोट देंगे। और दिमाग में फीड है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। वोट वो 12 दे रहे हैं, वोट इधर 2 लोग दे रहे हैं, सरकार तो 12 वाले की बनेगी, 2 वाले की बनेगी। अच्छा, जिनकी सरकार 12 वालों के उससे बनेगी, हमने कहा जनसंख्या बढ़ी, जनता विद्रोह कर देगी। जब सुविधा, मूलभूत सुविधा नहीं मिलेंगी, जब संख्या अब 140 करोड़ है और 240 करोड़ जनसंख्या हो गई, मूलभूत सुविधा नहीं मिली, तो यहाँ विद्रोह हो जाएगा। जो नेता कह रहे हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनको भागना पड़ेगा फिर नेताओं को। हाँ, जिन्होंने, अगर यहाँ 240 करोड़ की जनसंख्या हो गई, कैसे देंगे किसी को खाना, कैसे देंगे किसी को स्वास्थ्य, कैसे देंगे किसी को शिक्षा? ये दे देंगे। 240 करोड़ की संख्या जहां हुई, जितनी तीव्र गति से संख्या बढ़ रही है इस समय, 140 क्या, मैं तो समझता हूँ इस समय 150 होगी, 150 करोड़ होगी। और अभी देख लो हमारा तो सख्त कहाँ हुआ ये? वही तो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कठोर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, सख्त हुआ कहाँ? सख्त मैं तो नहीं समझता हूँ सख्त हुआ ये। अगर मान लीजिए आप मेरी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा आपने कम कर दी, या फिर आप जो सुविधा दे रहे हैं, जिन्होंने 2 बच्चा पैदा किया उसको आप जो सारी व्यवस्था थोड़ी सी ज्यादा दे रहे हैं, मुझे व्यवस्था कम दे रहे हैं, बट फिर भी मेरी इच्छा है मैं 12 बच्चे पैदा करूं। इसके बाद जो है फिर उस कंडीशन में तो फिर तो उसमें कौन सा कठोर हुआ? ठीक है, मैं जिंदगी तो जी रहा हूं ना आराम से। लेकिन ये कुछ ना कुछ तो लोगों को दिमाग में बैठेगा ना। हिंदुस्तान में अभी आपने कितने वर्षों से आपने आप क्रांति गुरु कहला रहे हैं आप, मैं कह रहा हूं वैसे भी। अच्छा, गुरु और क्रांति 2 चीज आपने जोड़ दी। अपना धर्म गुरु सुना है, क्रांति गुरु का मतलब बता दीजिए जरा, फिर मैं आता हूं उस टॉपिक।